Chalo, so good evening everyone. Last lecture we have completed discussion about एकदम simple सा topic from 12th state board syllabus based on electrodynamic section, that is current, electricity. ठीक है, अब इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, that is magnetic field. Magnetic field due to इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, ये तो एक्चुअल में हमने अभी क्रैश कोर्स में तो स्टडी नहीं किया है, लेकिन एवरीवन हैज बेसिक आइडिया अबाउट इट कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, तो ये चार्जेस की जो मोशन होती है हम इसी को कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होगा कि बेसिकली चार्ज रहेगा. अब चार्ज मतलब क्या है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं कि बेसिक एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. लेकिन यहाँ पे जो अपन कंसेप्ट देखने वाले हैं, यहाँ पे चार्ज को अपन मोशन में सेट कर रहे हैं. तो होता क्या है देखो कि जैसे चार्ज अगर रेस्ट में होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से ये चार्ज जब भी मोशन परफॉर्म करेगा, यानी whenever charges are in motion it will produce magnetic field around it. मतलब देखो, मैग्नेट जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या फिर मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगेन कौन होता है, चार्ज ही होता है. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, और इस मास को कैरी करने वाले पार्टिकल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. उसी तरह से ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है कि जिसके पास ये मैग्नेटिज्म वाली टेंडेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली टेंडेंसी है. लेकिन यही चार्जेस होते हैं जो अगर रेस्ट में रहेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब भी मोशन परफॉर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं. एंड इसी को अपन कंसीडर करेंगे एज ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. एंड इसी फेनोमेनन को हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी बोलते हैं, यानी मिक, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. एंड बेसिकली ये जो इफेक्ट है सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड इसने ऑब्जर्व किया था 1820 में, कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के बाद कंडक्टर अपने सराउंडिंग की स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके अबाउट बेसिक आइडिया जो है आपको 9-10 से सिलेबस में ऑलरेडी है. एंड वही कंसेप्ट से रिलेटेड आज हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें आपको मालूम होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. और ये राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें से अगर इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इसको राइट हैंड में पकड़ेंगे तो हमारे जो कर्ल फिंगर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे. मतलब यहाँ पे अगर करंट वर्टिकली अपवर्ड फ्लो होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से प्रोड्यूस होगी, लेकिन करंट अगर डाउनवर्ड चला गया तो जो भी सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली राइट हैंड थंब रूल, जिसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता क्या है देखो कि बेसिकली व्हेनेवर अ चार्ज और charge particle is in motion in an external magnetic field, it experiences a force due to magnetic field.
यानी होता क्या है, देखो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मास प्लेस करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड मास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। उसी तरह का यहाँ पे एक फिनोमेनन होता है जिसमें होती क्या है कंडीशन कि अगर कोई भी स्पेस है और उस स्पेस में पहले से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज एंटर कर रहा है एंड चार्ज मोशन में है, तो हमने पहले ही देखा कि चार्ज अगर मोशन में है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है एंड इस इंटरेक्शन की वजह से उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है विच इज गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स, इसलिए हम इसको एफ एम ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके हम यहाँ पे साइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर Q इतना चार्ज, B इतने मैग्नेटिक फील्ड में, V इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, इन दैट केस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। एंड इन जनरल हमें मालूम है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होता है Q इंटू ई वेक्टर। तो इस तरह से कोई चार्ज अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों भी फोर्सेस एक्ट होते हैं। एंड ये दोनों फोर्स वहां पे एक्ट होने के बाद हम अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन मिलता है। दोनों में से क्यू क्यू कॉमन लेंगे तो ये ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। By using this expression, we can calculate the net force which is acting on the charged particle which is in motion. ठीक है, और इस तरह से जो चार्ज पार्टिकल होगा जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी मोशन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अब यहाँ से हम कंडीशन डिराइव कर सकते हैं कि एज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स जीरो बनेगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा मतलब मोशन ही परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो उस केस में नेट फोर्स बनेगा जीरो। अगर वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई की थी वो अगर जीरो दी है तो वहां पे जो फोर्स एक्ट होगा वो भी जीरो बनेगा। एंड इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मतलब बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा दैट इज 0 और 180 अगर मूव हो रहा है तो उस केस में भी एक्ट होने वाला फोर्स जीरो बनेगा। लेकिन वहां पे एक कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री दिया है तो उस केस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होता है एंड ये मैक्सिमम फोर्स होता है Q इंटू वी इंटू बी। किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इससे ज्यादा फोर्स एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स जीरो कब होगा इसके लिए ये कंडीशन हम यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। और यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक इंडक्शन वाले टर्म यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने बी बोला है उसको यहां से हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू होगा फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी, एफ अपॉन क्यू इंटू वी। इस इक्वेशन से हम उसको डिराइव कर सकते हैं और यहाँ से हमें उसका यूनिट मिलेगा न्यूटन मीटर पर कूलम इंटू सेकंड। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का एक मिनट मीटर पर सेकंड होता है तो उसमें क्या होगा ये न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, 1/सेकंड यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। लेकिन इन जनरल हम जो SI यूनिट उसका यूज करते हैं वो होता है टेस्ला एंड ये 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। यहाँ पे T का मतलब जो है ये SI यूनिट होता है एंड G मतलब गॉस, ये होता है CGS यूनिट फॉर बी मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। पर्टिकुलर किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये वेक्टर क्वांटिटी हम यूज करते हैं। अब सेम कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करेंगे कि बेसिकली जो चार्ज था वो अगर कंडक्टर में से फ्लो हो गया तो हम उसको बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट एज ए
फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया है, मतलब अभी अकेला चार्ज नहीं है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उस कंडक्टिंग वायर में से चार्ज फ्लो होने वाला है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो वहां पे एक्ट होने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बनता है F इज इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और यहाँ पे हमने बस क्या किया, चार्ज के फ्लो होने के रेट को करंट बोल दिया। तो यहाँ पे I का मतलब होगा करंट, देन यल बनेगी लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ, एंड बी को तो हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैग्नेटिक फोर्स बनेगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। बस ये फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर करंट कैरिंग वायर भी इसको बोल सकते हैं। एंड ऊपर जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे ये थे फॉर चार्ज, अगर आपको सेपरेट चार्ज दिया है तब की केस में। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर वहां पे फ्लो होने वाला करंट अगर जीरो रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, इट विल बिकम जीरो। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर ही नहीं है, बाहर है, करंट भी फ्लो हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, तो उसके ऊपर फोर्स ही एक्ट नहीं होगा। कंडक्टर है, करंट भी फ्लो हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन ही नहीं है, मतलब फिर से फोर्स जीरो होगा। एंड अगर अगेन फिर से अगर इस कंडक्टर को पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा जाता है तो उस केस में भी जो फोर्स एक्ट होगा ऑन द कंडक्टर दैट विल बिकम जीरो। तो ये बेसिक कंडीशंस है जिसके ऊपर से हम डिफरेंट केसेस में एक्ट होने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट को अगर अप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप in an external magnetic field। मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अब हम चार्ज को भी नहीं रखेंगे, कंडक्टर को भी नहीं रखेंगे, एक कंडक्टिंग लूप को रखेंगे। अब कंडक्टिंग लूप मतलब क्या, कोई भी एक कॉइल होगी पूरी जिसमें से करंट फ्लो होगा, मतलब सिंगल से ज्यादा वहां पे मल्टीपल कंडक्टर्स रहेंगे। तो उसके ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर एक्ट होता है टॉर्क। अब ये टॉर्क मतलब क्या है, तो बेसिकली ये रोटेशनल फोर्स होता है जिसको अपन रोटेशनल डायनेमिक्स में भी देख चुके हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को रोटेट करने के लिए। यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक करंट लूप रहेगा, उसको अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस करंट लूप को रोटेट करती है, एंड उस रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी वहां पे टॉर्क होता है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन हम कंसीडर कर सकते हैं कि बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने इस तरह से मैग्नेट को स्पेस में प्लेस किया है। ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एंड इसके सामने जो है हम मैग्नेट का साउथ पोल प्लेस कर रहे हैं। ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, एंड ये दोनों मैग्नेट के बिटवीन हम यहाँ पे एक कॉइल प्लेस कर रहे हैं, इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस कॉइल में से करंट फ्लो होने वाला है, जैसे कि ये करंट के डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वी नो दैट अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये ट्रेवल करेगी, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी ये कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके ये कॉइल को रोटेट करेगी। ठीक है, तो इस रोटेशन को समझने के लिए हम उसकी और एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे ले सकते हैं कि सपोज ये करंट कैरिंग लूप था जिसके ऊपर हम टॉर्क स्टडी करने वाले हैं, और एज्यूम करो कि इसको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई भी एक रेफरेंस के लिए हम कंसीडर करेंगे, जैसे मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 कंडक्टर में कंसीडर करता हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कंडक्टर एंड थर्ड कंडक्टर के लिए जो है एंगल बन रहे हैं 0 एंड 180। हमने पहले डिसाइड किया है कि जब एंगल 0 या फिर 180 होता है
तब की केस में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स बनेगा 0। यानी इन दोनों के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो रहेगा I इंटू एल इंटू बी, और थीटा तो 90 बनेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यानी कि क्या होगा कि सेकंड एज वेल एज फोर्थ बोथ कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्सेस which will have equal magnitude, and इनके डायरेक्शन अपन कैलकुलेट करते हैं by using फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली अगर हमारा थंब फोर्स शो कर रहा है या फिर फोर्स शो करेगा, तो उस केस में जो है फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर करंट शो करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर इनकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो एक के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स अपवर्ड आएगा, दूसरे के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स डाउनवर्ड जाएगा। मतलब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्क फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। एंड ये टॉर्क जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आई, यहाँ पे फोर्स क्या था आई एल बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों में अगर आपको बोला है कि ए है तो आई इंटू एल इंटू बी इंटू ए, एंड अगर एंगल चेंज हो रहा है रोटेशन में तो थीटा, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू बनेगा ये एल इंटू बी, मतलब होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल ली है तो ये बनेगा आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। एक अगर टर्न है तो, लेकिन हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न प्लेस करते हैं तो यहाँ पे टॉर्क बनेगा बी आई एन ए बीना इंटू साइन थीटा। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम ये टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो है आई इंटू एन इंटू ए, इसको अपन कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर चाहिए तो एम बी साइन थीटा ऐसे भी मिलता है, जिसमें एम का मतलब होगा एन इंटू आई इंटू ए, where n is the total number of turns, I का मतलब area sorry current flowing through the coil, and A का मतलब area of each loop। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो डिवाइस लास्ट टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं गैलोनोमीटर, उसकी वर्किंग भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे उससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। अब ये जो मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर होता है, तो इसको बेसिक इंट्रोडक्शन तो लास्ट टॉपिक में करंट यूनिवर्सिटी में लास्ट में मैंने दे दिया है कि ये बेसिकली डिवाइस है, ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर स्मॉल वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वही करंट लूप है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, उसको मैं टाउ डी बोल रहा हूँ, और इसका मतलब होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि ये टॉर्क जो है कॉइल को डिफ्लेक्ट करने वाला है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। तो ये कितना होता है, जो हमने ऊपर कंसीडर किया उतना ही होता है। ठीक है, अगर वहां पे एंगल 90 है तो ये बनेगा बी आई एन ए। लेकिन फिर जो यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, कॉइल रोटेट हो गई, फिर ये स्प्रिंग जो थी कल की डायग्राम आपको अगर याद होगा तो उसमें मैंने इस तरह की एक स्प्रिंग यहाँ पे ली थी, हेलिकल स्प्रिंग, और ये कॉइल को सस्पेंड किया था यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस तरह से ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल थे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद में स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, एंड स्प्रिंग क्या करेगी, करंट स्टॉप होने के बाद उस कॉइल को रिस्टोर करेगी। तो रिस्टोर करने के लिए जो टॉर्क एक्ट होगा टाउ आर इक्वल टू होगा सी इंटू थीटा। तो इस केस में टाउ आर को हम बोल सकते हैं एज ए रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड जो कांस्टेंट हमने सी यूज किया है उसको बोला जाता है एज ए ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। एंड थीटा मतलब कॉइल अपने पोजीशन से कितने डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब ये होता है डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि कॉइल अगर करंट फ्लो हो गया तो इतने टॉर्क से डिफ्लेक्ट होगी, ये टॉर्क फिर से उसको अपने पोजीशन में लेके आएगा। एंड हर बार अगर कॉइल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है तो उसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल था। तो इनको अगर इक्वल कर देंगे तो हमें यहाँ पे बीना इक्वल टू सी था, मतलब बी आई एन ए इक्वल टू सी इंटू थीटा, ये रिलेशन मिलता है। अब इसके ऊपर से जो है हम रिक्वायर्ड जो भी क्वांटिटी होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ट्विस्ट कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा C इक्वल्स टू बी आई एन ए डिवाइडेड बाय थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ये थीटा अगर है तो डिवाइडेड बाय C इंटू आई। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये तो कांस्टेंट ही है, इन सबको कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन होने वाला है
वो बनता है प्रोपोर्शनल टू करंट आई, यानी जितना ज्यादा करंट वहां पे फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा, जिसको अपन पहले पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसलिए गैल्वानोमीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब सेम फिर से नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के सिमिलर, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है कि करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी विच इज गिवन बाय n इंटू आई इंटू ए। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन होता है, ऊपर हम इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो n है यहाँ पे उसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो भी कॉइल हमने ली है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I मतलब होगा करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कॉइल एंड A का मतलब होगा एरिया ऑफ ईच टर्न। तो इसका SI यूनिट होता है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि अगर इस तरह की कॉइल दी है एंड ये कॉइल में से अगर बोला है कि करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में जो क्लॉकवाइज है, तो ये रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। एंड वहां पे अगर आपको सेम कॉइल दी है और उसके बारे में बोला है कि करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल। तो करंट कैरिंग कॉइल से रिलेटेड साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंडीशंस होती है, ठीक है। तो जैसे हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं सेम कंसेप्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। उस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे टाउ वेक्टर होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो दोनों तरफ टॉर्क टॉर्क है, टाउ है, मतलब ये तो सेम हो गया। यहाँ पे P रिप्लेस्ड बाय M है, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इस तरह से ये पार्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट देख चुके हैं कि डाइपोल को अगर रोटेट करेंगे तो वहां पे वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। उसी तरह से इस करंट कैरिंग लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करेंगे तो वहां पे भी एनर्जी स्टोर होगी, जिसको अपन कंसीडर करेंगे एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो पूरा पार्ट सेम रहेगा, वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी और वो पोटेंशियल एनर्जी थी P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे बस ये P रिप्लेस्ड बाय एम होगा, E रिप्लेस्ड बाय B रहेगा, बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है M इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर इसमें आपको बोला है कि थीटा अगर 0 है तो एक्चुअल में ये माइनस साइन होता है, तो उस केस में U बनेगी माइनस ऑफ एम इंटू बी, जिसमें ये जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी के हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सबसे मिनिमम है। एंड ये अगर मिनिमम है तो उस केस में थीटा 0 रहेगा। पैरेलल है तो, अगर एंटी पैरेलल बोला है तो उस केस में एंगल बनेगा 180 डिग्री। एंड अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगी एम इंटू बी, क्योंकि cos थीटा cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये एनर्जी जो है मैक्सिमम रहेगी जब ये एंटी पैरेलल है तब। तो इसके इन बिटवीन जो एनर्जी की वैल्यू है वो वैरी होती रहने वाली है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद फोर्स एक्टिंग, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग और उसके एप्लीकेशंस फॉर द गैल्वानोमीटर एंड ऑल दैट पार्ट। अभी टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें हमें करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली थी, एंड दैट वाज बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हमें एक्चुअल में मालूम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है तो उसकी स्ट्रेंथ, डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, लेकिन उसकी अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमें यहाँ पे ये लॉ यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और इसी को अपन लैपलेस लॉ ऐसे भी बोलते हैं। तो ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, देखो कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और इसमें से अगर I इतना करंट फ्लो हो रहा है, इसके सराउंडिंग में अगर पॉइंट P दिया जा रहा है और इसके ऊपर अपन एक छोटा सा लेंथ वाला एलिमेंट लेंगे DL, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पॉइंट P के साथ, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है एंड इनका सेपरेशन अगर आपको R दिया है तो उस केस में पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में लॉ इस तरह से है, इस तरह का है, डीबी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर बार 1/4 यूज करते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक्स में हर बार ये कांस्टेंट यूज होगा, जिसका फॉर्म μ0/4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ हम जो है मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए μ0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। फिर इसको यूज करके जो है हम डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ट्रिपल सी का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया है, जिसमें से I इतना करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट P है एट डिस्टेंस R, तो उस केस में ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P होता है B इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr। एंड सेम कंडीशन में आपको अगर बोला है कि नियर वन ऑफ इट्स एंड, अगर पॉइंट कंडक्टर के नियर अबाउट है, मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है Q जिसका डिस्टेंस भी R है, तो ये B फॉर P होगा, तो B फॉर Q बनेगा μ0I अपॉन 2πr इंटू 1/2 यानी μ0I अपॉन 4πr, ये 4πr। ठीक है, तो इसका यूज करके हम जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी को अप्लाई करके नेक्स्ट पॉइंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब आपको इस तरह से दो करंट कैरिंग कंडक्टर दिए जाएंगे, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है, इनमें से बोला है कि करंट फ्लो होगा और इन दोनों के बिटवीन अगर सेपरेशन आपको दिया है एज ए, तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों के बिटवीन जो फोर्स होता है वो होता है μ0I1I2 अपॉन 2πa। एक्चुअल में ये फोर्स बोलते हैं अपन, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ होती है तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कंडीशन है कि अगर लाइक यानी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मतलब अनलाइक करंट वहां पे अगर फ्लो हो रहा है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सो लाइक करंट है तो अट्रैक्शन एंड अनलाइक करंट है तो रिपल्शन विल बी देयर। एंड इसी कंसेप्ट के ऊपर से अपन 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम कंसीडर करेंगे कि I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर है, कंडक्टर के बिटवीन का सेपरेशन 1 मीटर है, तो उस केस में अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू देखो, ये μ0 जो दिया है इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाय 2πa। 1 1 1 एंड ये 2 2 का अगर कैंसिल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो इसके ऊपर से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन फ्लोज थ्रू ईच ऑफ टू वेरी लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर experiences force of attraction or repulsion of magnitude this much, 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम जो है बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करते हैं, सॉरी 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन at a point due to current carrying circular arc। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क आपको दिया जा रहा है, और इस सर्कुलर आर्क के बारे में आपको, ये सर्कुलर आर्क दिया है और आपको बोला है कि ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। अब ये एंगल जो है कितना भी हो सकता है, एंड सपोज इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये डॉटेड लाइन है, एज्यूम करो ये सर्कुलर आर्क है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है बी, वो होता है μ0 इंटू आई डिवाइडेड बाय 4π
इंटू आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। इस फॉर्मेट में जो है ये फॉर्मूला होता है, जिसमें कंडीशन अगर देखेंगे कि कॉइल अगर पूरी सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉइल होगी, इसका मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा 2 पाई, थीटा अगर 2 पाई पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। उसी तरह से अगर आपको बोला जाएगा कि कॉइल सर्कुलर नहीं है लेकिन इस तरह से है, सेमी सर्कुलर है, तो ये अगर सेमी सर्कुलर कॉइल आपको दी जा रही है तो सेमी सर्कुलर के लिए हम जो है थीटा कंसीडर करेंगे 180 यानी पाई, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। यानी ये एक्सप्रेशन जो है इसको अप्लाई करेंगे तो किसी भी सर्कुलर आर्क का सेक्शन हमें दिया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में कितना फोर्स होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन at a point along axis of current carrying circular coil। कोई भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होगी इस तरह से, और इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट दिया जाएगा, जैसे ये P है और इसका डिस्टेंस आपको बोला जाएगा कि ये x इतने डिस्टेंस पे है, एंड इस कॉइल की रेडियस आपको बोली जा रही है कि सपोज ये A है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। फिर से वही बात है, म्यू नॉट का मतलब वो कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई का मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए इज द रेडियस ऑफ कॉइल, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इनको अप्लाई करके हम डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी कि अगर वहां पे बोला जा रहा है कि पॉइंट अगर बहुत दूर सिचुएटेड है, मतलब एक्स इज मच ग्रेटर देन ए है, तो उस केस में हमें ये ए स्क्वायर निगलेक्ट करना पड़ेगा, एंड अगर ए स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन आएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू ये ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का क्यूब, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर को तो हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया तो ये 2 कैंसिल होके एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर n बोलते हैं तो बस हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो तो नॉर्मल केस है, हर बार हमें वही करना पड़ता है। एंड यही फॉर्मेट का जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अप्लाई करेंगे कंडीशन, तो b रिप्लेस बाय e रहेगी, म्यू नॉट रिप्लेस होगा बाय 1/4πε0 इनटू यहाँ पे जो आई ए है उसको अपन डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये p आएगा डिवाइडेड बाय x का क्यूब। इस फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसी इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है जो मैग्नेटिक्स में एप्लीकेबल है। तो ये था ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में एंड उसके एप्लीकेशन में हमने वही देखा कि बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसको कैलकुलेट करते टाइम थोड़ा सा मतलब वे डिफिकल्ट था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एम्पियर आता है और वो खुद का लॉ एक्सप्लेन करता है, एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ की पहली बात ये है कि ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, मतलब जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में था वही एम्पियर्स लॉ में है। और ये एम्पियर क्या बोलता है कि बेसिकली जो द लाइन इंटीग्रल होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार, ये होता है इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इस तरह से अपन लाइन इंटीग्रल लेंगे, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन नॉर्मल और उसको हमने सर्कल कर दिया, मतलब वहां पे क्लोज लूप चाहिए, तो वो क्लोज लूप के ऊपर ये बी बार डॉट डीएल बार, डीएल मतलब जो लूप ले रहे हैं अपन उसका छोटा सा एलिमेंट है, ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ करंट समेशन ऑफ आई, मतलब उस क्लोज लूप ने कितना करंट वहां पे इनक्लोज किया है। या फिर हम इसको डायरेक्टली लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका लिमिटेशन गॉस की तरह ही है, और आई मतलब क्या होगा, करंट enclosed by
गिवन लूप, और उस लूप को अपन एम्पियरन लूप बोलते हैं, जैसे गॉसियन सरफेस हुआ करता था उसकी तरह। मतलब कि आपको अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसे क्लोज लूप दिया जा रहा है एंड बोला है कि इस क्लोज लूप में से एक करंट I1, ये करंट I2 एंड ये करंट I3, ऐसे 3 करंट फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। और उस केस में यहाँ पे अगर दूसरा कोई करंट दिया है, ये I4 जो इस सरफेस के बाहर है, तो हम जब भी ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार वाला एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे बस ये I1, I2 एंड I3 को कंसीडर करेंगे, और I4 लूप के बाहर है इसलिए वो कंसीडर नहीं होगा। अब इनकी डायरेक्शन सेम थी इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती तो हम उसको डायरेक्शन के फॉर्म में फिर प्लस या माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो ये होता है एम्पियर्स लॉ, जिसको अप्लाई करके अगेन हम डिफरेंट बॉडीज की केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई करेंगे ओनली इस इन केस ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड आपको दिया जाएगा, सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, ऐसे एक सिलेंड्रिकल फ्रेम होगी, इसके ऊपर अपन वायर को वाउंड करेंगे, ये वायर की हमने वाउंडिंग की है यहाँ पे, और ये करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये सोलेनॉइड क्या करता है, अपने सराउंडिंग के स्पेस में जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटसाइड कंसीडर करनी है तो उसकी वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल होती है, तो हम सिर्फ यहाँ पे जो इनसाइड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर हमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर कैलकुलेट करना है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन आता है बी एट सेंटर इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अगेन यहाँ पे जो म्यू नॉट आ रहा है इसका मतलब वही परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज गिवन बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, एंड स्मॉल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एंड यहाँ पे जो अपन आई यूज कर रहे हैं, इस आई का मतलब होगा करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गिवन सोलेनॉइड कॉइल। एंड सेम पॉइंट अगर ये P था, यहाँ पे एंड पे पॉइंट देंगे तो ये B एट Q, ये सेंटर पे था, ये होता है बस 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। सेंटर पे जितना था उसके हाफ रहेगा एट वन ऑफ इट्स एंड। एंड यहाँ पे अगर सोलेनॉइड की जगह पे आपको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है ड्यू टू टोरॉइड, तो टोरॉइड मतलब क्या होगा, जो सोलेनॉइड होता है उसी को अपन सर्कुलर शेप में बेंड करते हैं, ठीक है। जैसे ये इनर सरफेस हो गया उसका टोरॉइड का, ये आउटर सरफेस हो गया। अब इसके ऊपर हम इस तरह के वायर को वाउंड कर देंगे, मतलब सोलेनॉइड ही था उसको हमने डोनट की शेप में ऐसे सर्कल की शेप में वाउंड कर दिया। ये वाइंडिंग है उसके ऊपर, और यहाँ पे ये जो कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होता है, इसमें से बाहर जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। बस यहाँ पे एन का मतलब जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते टाइम, यहाँ पे लेंथ हमें लेनी पड़ती है टोरॉइड का सरकमफेरेंस, बस इतना ही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमें बस इतनी ही बातें डिस्कस करनी थी, जिसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे जो क्वेश्चंस आएंगे इसके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थ्योरी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा। एंड जो वर्कशीट्स में ग्रुप पे सेंड करने वाला हूँ उसको एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करो, देन टेस्ट दो, एकदम 100% श्योर शॉट मार्क्स देने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो उसमें हमें सेम कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करना है, एंड उसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। सो अभी के लिए थैंक यू।